जय हिंद दोस्तों। संयुक्त एकेडमी में आप सभी लोगों को बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। आज मैं फिर से जो है दिल्ली पुलिस के लिए और उसके बाद उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए एसएससी जीडी के लिए प्रैक्टिस सेट में लेके आया हूं दोस्तों। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिया हूं जो परीक्षाओं में पूछा गया है और आगे भी परीक्षाओं में पूछा जाएगा दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर आपके सामने दोस्तों मैं लेके आ रहा हूं, आप देखिए और उसके बाद बताइए कि इसमें कौन सा ऑप्शन सही है दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर, हाँ दोस्तों, जो है उत्तर प्रदेश पुलिस की भी वैकेंसी आने वाली है जल्द ही, जो है 1 डेढ़ माह के अंतर्गत जो है आ जाएगी। उसके लिए जो है आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए, हम प्रैक्टिस आपको कराते रहेंगे। एसएससी जीडी की भी वैकेंसी आने वाली है जो है वो भी जल्द ही ऑनलाइन होगी, उसके लिए भी आप प्रैक्टिस करते रहिए, हम आपको प्रैक्टिस कराएंगे। तो दोस्तों जीएस जो एक ऐसा सब्जेक्ट है जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आपको जो है तैयार होगा, और जीएस अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो भूल जाएंगे। तो कोशिश यही करिए कि ज़्यादा से ज़्यादा आप प्रैक्टिस करिए, जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना जो है आपका जीएस कंप्लीट होगा, उतना आपका जीएस पे पकड़ बनेगी, ठीक है। और किसी भी परीक्षा में सिलेक्शन पाने के लिए जीएस का बहुत बड़ा योगदान होता है, ठीक है। तो जीएस पढ़ना इम्पोर्टेंट, बहुत ज़रूरी है, और उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस करने से क्या होता है कि हमारा जो है क्वेश्चन तैयार होता है और जो है हमारा टाइम पे मैनेजमेंट होता है, ठीक है। तो इससे सबसे अच्छी बात यह है कि आप जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ही समझ लीजिए आपके लिए बेटर है। तो आप प्रैक्टिस करते रहिए, हम आपको प्रैक्टिस कराते रहेंगे संयुक्त एकेडमी पे, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों मैं आपको अब आगे क्वेश्चन नंबर 1 दिखा रहा हूं, आप बताइए जो है उसमें से कौन सा ऑप्शन सही है दोस्तों। तो तमाम प्रकार की वैकेंसी आने वाली हैं और जो मुख्य परीक्षा जो होने वाला है, ठीक है दोस्तों, वो जीडी के लिए जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, और करीब बात पुलिस के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। जो परीक्षाएं जो है जल्द ही ऑनलाइन होगी, उसकी परीक्षाएं भी जल्द ही होगी, ठीक है दोस्तों। अब देखिए आगे, किस देश में पशुओं की संख्या सर्वाधिक है। प्रश्न है किस देश में पशुओं की संख्या जो है सर्वाधिक है। तो बताइए ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, भारत, डेनमार्क। तो बताइए इसमें कौन सा ऑप्शन सही है, किस देश में पशुओं की संख्या सर्वाधिक है। ऑस्ट्रेलिया में है कि अमेरिका में है कि भारत में है कि डेनमार्क में है। तो क्वेश्चन आपके सामने है, तो इसमें ऑप्शन नंबर सी सही है, ऑप्शन नंबर सी सही है, ठीक है। पशुओं की जो संख्या सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है पूरे विश्व में, तो भारत में पशुओं की संख्या सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है दोस्तों, ठीक है। अब आप कमेंट करके भी बताइए कि मेरा कितना क्वेश्चन सही है और कौन सा ऑप्शन सही है, ये भी आप बताते रहिए, इससे मुझे जानकारी होती रहेगी कि कितना क्वेश्चन आपको आता है, ठीक है। तो बताइए इसमें कौन सा सही है, इसमें भारत सही है, ठीक है, भारत सही है। अब प्रश्न बनता है कि जो मेला लगता है, पशुओं का जो मेला लगता है वो कहाँ पे लगता है। पूरे विश्व में सबसे बड़ा जो मेला लगता है वह जो है बिहार के अंतर्गत सोनपुर में लगता है। कहाँ लगता है? सोनपुर में। पशुओं का मेला, पशुओं का मेला कहाँ लगता है? सोनपुर, सोनपुर, सोनपुर बिहार, सोनपुर बिहार, ठीक है। पशुओं का मेला सोनपुर बिहार, ठीक है। विश्व में सबसे बड़ा मेला सोनपुर बिहार में लगता है, ठीक है। और देखिए ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है? ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है? कैनबरा। क्या राजधानी है? कैनबरा, कैनबरा। अमेरिका की राजधानी क्या है? वाशिंगटन डीसी, वाशिंगटन डीसी, ठीक है, वाशिंगटन डीसी, ठीक है। भारत की राजधानी क्या है? नई दिल्ली, नई दिल्ली, नई दिल्ली। डेनमार्क की राजधानी क्या हो? कोपेनहेगन, कोपेनहेगन, ठीक है, कोपेनहेगन, ठीक है। ये हो गया। तो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है? कैनबरा। अमेरिका की राजधानी क्या है? वाशिंगटन डीसी। भारत की राजधानी क्या है? नई दिल्ली। डेनमार्क की राजधानी क्या है? कोपेनहेगन, ठीक है। पशुओं का मेला कहाँ लगता है? सोनपुर में। सोनपुर कहाँ है? बिहार में है, ठीक है। और सर्वाधिक मात्रा में पशुओं कहाँ पाए जाते हैं? भारत में, ठीक है। दूध का उत्पादन सबसे ज़्यादा कहाँ पे होता है? भारत में। दूध का उत्पादन
दुग्ध का उत्पादन दुग्ध का उत्पादन दुग्ध का उत्पादन भारत में सबसे ज़्यादा होता है। भारत में सबसे ज़्यादा होता है, सबसे अधिक होता है। ठीक है, सबसे अधिक होता है, सबसे अधिक होता है। ठीक है, सबसे अधिक होता है दोस्तों। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया को कंगारुओं का देश कहा जाता है। ऑस्ट्रेलिया को कंगारुओं का देश कहा जाता है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया को कंगारुओं का देश कहा जाता है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया को कंगारुओं का देश कहा जाता है। अब आगे देखिए, असम का प्रतीक पशु है। प्रश्न है कि असम का प्रतीक पशु है। बताइए असम का क्या क्या प्रतीक पशु है। ठीक है, अब बताइए इसमें कौन सा ऑप्शन सही है दोस्तों। सफ़ेद चीता, हाथी, शेर, एक सींग वाला गैंडा। तो बताइए इसमें कौन सा ऑप्शन सही है। तो बताइए इसमें कौन सा ऑप्शन सही है। ऑप्शन नंबर 1 सही है, डी सही है। ऑप्शन नंबर डी सही है, एक सींग वाला गैंडा। असम का प्रतीक पशु क्या है? एक सींग वाला गैंडा। ठीक है, एक सींग वाला गैंडा कहाँ पाया जाता है? असम में। ठीक है, असम में एक सींग वाला गैंडा पाया जाता है। ठीक है, तो आप लोग दोस्तों कमेंट करके ही बता दिए करिए कि मेरा कितना क्वेश्चन सही है लास्ट में। और उसके बाद जो भी क्वेश्चन मैं आपके सामने लाऊं उसको आप सोचिए, विचार करिए और उसके बाद बताइए जो है कि इसमें कौन सा सही है कमेंट करके। इससे मुझे जानकारी हो जाएगी कि कितने लोगों को प्रश्न आ रहा है, कितने लोगों को प्रश्न नहीं आ रहा है दोस्तों। तो एक सींग वाला गैंडा, एक सींग वाला गैंडा कहाँ पाया जाता है? असम में पाया जाता है। ठीक है, अब आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है। भारत के राष्ट्रीय प्रतीक में 4 पशुएं दिखाई देते हैं। शेर, हाथी, घोड़ा के अलावा चौथा पशु कौन सा है? हिरण, भालू, बाघ, बैल। तो बताइए इसमें कौन सा ऑप्शन सही है दोस्तों। इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? तो इसमें ऑप्शन नंबर डी सही है। क्या है? बैल। बैल चौथा जो पशु है कौन सा है? बैल। ठीक है, शेर है, हाथी है, घोड़ा है। क्या? शेर, हाथी, घोड़ा, बैल। ठीक है, कितने हैं? 4 हैं। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन नंबर डी सही है 3 का। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? गोकक जलप्रपात किस जिले में स्थित है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, कई परीक्षाओं में पूछा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। बताइए इसमें गोकक जलप्रपात किस जिले में स्थित है? तो बेलगांव में, धारवाड़ में, रायपुर में, बीदर में। तो बताइए इसमें कौन सा ऑप्शन सही है? तो ऑप्शन नंबर इसमें ए सही है। गोकक जलप्रपात कहाँ पे है? बेलगांव में। बेलगांव में गोकक जलप्रपात है। अब आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5, होगेन कंकल, होगेन कक्कल, होगेन कक्कल जलप्रपात किस नदी के तट पर स्थित है? कृष्णा नदी पे है, कावेरी नदी पे है, पेरियार नदी पे है, बैगन नदी पे है। तो दोस्तों बताइए आप लोग कि इसमें कौन सा ऑप्शन सही है। जो ऑप्शन आपके सामने दिया गया है आपको सोच के विचार करके और उसके बाद बताना है कि इसमें कौन सा ऑप्शन सही है। मैं जो भी क्वेश्चन लिया हूं दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिया हूं जो किसी न किसी परीक्षाओं में पूछा गया है और आगामी परीक्षाओं में पूछा जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों आप प्रैक्टिस करते रहिए, मैं आपको प्रैक्टिस कराता रहूँगा कंटिन्यू। तो इसमें बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी सही है। ऑप्शन नंबर बी सही है। होगेन कक्कल जलप्रपात किस नदी पे है? वो कावेरी नदी पे है। किस नदी पे है? कावेरी नदी पे। अब क्वेश्चन नंबर 6 नंबर क्या कह रहा है। 6 नंबर बताइए कि काला धन है, काला धन है, धन का निरर्थक स्टॉक, सक्रिय धन, बेहिसाब धन, सुगमता से अर्जित धन। तो बताइए इसमें कौन सा ऑप्शन सही है। आपके सामने ऑप्शन दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर इसमें सी सही है।
ऑप्शन नंबर इसमें सी सही है। बेहिसाब धन जो होता है वो काला धन कहा जाता है। काला धन के तात्पर्य से यह है कि कोई भी धन जो है जो बेहिसाब तरीके से कमाया गया हो और बहुत ज़्यादा कमाया गया हो तो उसे काला धन कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? काला धन, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं ब्लैक मनी। क्या बोलते हैं? ब्लैक मनी। तो बेहिसाब धन जो होता है उसको ब्लैक मनी कहते हैं। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन नंबर सी सही है। तो बताइए, अब क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने आ रहा है। 7 नंबर क्वेश्चन में आपको बताना है कि इसमें कौन सा ऑप्शन सही है। निम्नलिखित में से कौन सा निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यक्ष कर का उदाहरण नहीं है? प्रत्यक्ष कर का उदाहरण नहीं है। एक होता है अप्रत्यक्ष कर, एक होता है प्रत्यक्ष कर। एक होता है प्रत्यक्ष कर, एक होता है अप्रत्यक्ष कर। तो आपको इसमें बताना है कौन सा प्रत्यक्ष कर का उदाहरण नहीं है। आयकर, संपत्ति का कर, बिक्री कर का, उपहार कर का। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी सही है दोस्तों। क्या सही है? ऑप्शन नंबर सी सही है। बिक्री कर, बिक्री कर जो है प्रत्यक्ष कर का उदाहरण नहीं है दोस्तों। ठीक है, अब आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है? सेन बैट का संबंध किससे है? सेन बैट का संबंध है किससे है दोस्तों? बताइए, सेन बैट का संबंध किससे है? बिक्री कर से, सेवा कर से, सीमा शुल्क से, उत्पाद शुल्क से। बताइए इसमें कौन सा ऑप्शन सही है दोस्तों? सेन बैट का संबंध किससे है? तो आपके सामने 4 ऑप्शन दिया गया है। आपको ऑप्शन को देखते हुए सोच के विचार करना है कि इसमें कौन सा ऑप्शन सही है, और उसके बाद कमेंट करके भी दोस्तों को आपको बताना है कि इसमें कौन सा ऑप्शन सही है। तो सेन बैट का संबंध जो है सीमा शुल्क से है। किससे है? सीमा शुल्क से है। किससे है? सीमा शुल्क से है। ठीक है, अब आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है काले धन के उन्मूलन के लिए सुझाव देने हेतु निम्नलिखित में से कौन सा आयोग नियुक्त की गई थी? प्रश्न वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और आगामी परीक्षाओं में पूछा भी जाएगा। बताइए इसमें कौन सा ऑप्शन सही है? वित्त आयोग, चलैया आयोग, शाह आयोग, सरकारिया आयोग। इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है? तो ऑप्शन नंबर इसमें बी सही है। ऑप्शन नंबर इसमें बी सही है। काले धन के उन्मूलन के लिए सुझाव देने हेतु निम्नलिखित में कौन सा आयोग की नियुक्त की गई थी? तो इसमें चिलैया आयोग नियुक्त की गई थी। तो बताइए इसमें कौन सा ऑप्शन सही है? बी सही है। अब आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है। कह रिकेटस एक बीमारी है। रिकेटस जो है एक बीमारी है। ठीक है, क्वेश्चन है कि रिकेटस एक बीमारी है। खून की बीमारी है, मांसपेशियों की बीमारी है, हड्डियों की बीमारी है, ऊतकों की बीमारी है। तो बताइए इसमें कौन सा ऑप्शन सही है? जो ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। तो बताइए इसमें कौन सा ऑप्शन सही है? रिकेटस जो है हड्डियों की बीमारी है। क्या है? हड्डियों की बीमारी है। हड्डियों की बीमारी क्या है? रिकेटस। रिकेटस एक बीमारी है किसकी? हड्डियों की बीमारी है। ठीक है, अब आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 11 दूर दृष्टि से पीड़ित व्यक्ति की स्पष्ट न्यूनतम दूरी है। दूर दृष्टि से पीड़ित व्यक्ति की स्पष्ट न्यूनतम दूरी है। ठीक है, 20 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर। आपको बताना है कि इसमें कौन सा ऑप्शन सही है दोस्तों। आपके सामने ऑप्शन दिया गया है। आपको 5 सेकंड के लिए मैं आपको टाइम देता हूं। आप सोच के बताइए कि कौन सा ऑप्शन सही है, और कमेंट करके भी बताइए कि कौन सा ऑप्शन सही है। मैं आपको 5 सेकंड का ऑप्शन और टाइम देता हूं, आप बताइए। तो इसमें कौन सा ऑप्शन है? 25 सेंटीमीटर। 25 सेंटीमीटर क्या है? 25 सेंटीमीटर। 25 सेंटीमीटर दोस्तों इसमें सही है। ठीक है, 25 सेंटीमीटर दोस्तों इसमें सही है। ठीक है,
तो दोस्तों संयुक्त एकेडमी पे जीएस का प्रैक्टिस सेट मैं करा ही रहा हूँ, और विजय सर जो है संयुक्त एकेडमी पे आपको मैथ पढ़ा रहे हैं। तो मैथ आप उनका क्लास जो है डेली लेते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, ठीक है। मैथ बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, और जो भी उनका मैथ पढ़ेगा तो उसका जो है मैथ अच्छा बन जाएगा। और रीजनिंग जो है विनोद सर पढ़ा रहे हैं, आप लोग देख ही रहे हो कितना अच्छा पढ़ा रहे हैं रीजनिंग, ठीक है। तो आप लोग मैथ का भी प्रैक्टिस करते रहिए, रीजनिंग का भी प्रैक्टिस करते रहिए, ठीक है। बाकी जीएस तो मैं पढ़ा ही रहा हूँ, और उसके बाद कुछ दिनों के बाद हिंदी भी स्टार्ट करने वाला हूँ। हिंदी भी मैं पढ़ाना शुरू कर दूंगा दोस्तों, ठीक है। तो हिंदी भी पढ़ाना शुरू कर दूंगा, और मैं ये भी सोच रहा हूँ कि जल्द ही जल्द मैथ का प्रैक्टिस भी शुरू किया जाए, ठीक है। मैथ का प्रैक्टिस भी शुरू किया जाए, क्योंकि एग्ज़ाम जो है अब ज़्यादा दूर नहीं है, ठीक है। एग्ज़ाम जो है ज़्यादा दूर नहीं है। मुझे ये नहीं देखना है कि अभी हमारे पास 2-3 माह का टाइम है, कि उत्तर प्रदेश पुलिस की वैकेंसी अभी 1.5 माह के अंतर्गत आएगी, जीडी की वैकेंसी अभी नवंबर में आएगी, ठीक है। मुझे ये नहीं देखना है, ठीक है। ये आप लोग जानते हैं, क्लियर है कि वैकेंसी जल्द ही जल्द आ जाएगी, ठीक है। तो मुझे अपने तलवार को धार बना के रखना है। जब भी वैकेंसी आ जाए और एग्ज़ाम हो जाए, हम प्रहार कर दें, ठीक है। तो प्रहार करने से हमें डरना नहीं है, ठीक है। जो डरा वो हारा, तो इसीलिए डरना नहीं है। बस मेहनत करो, जितना आप मेहनत करोगे उतनी जल्दी आपको सफलता मिलेगी, ठीक है। कहते हैं कि ये दिमाग जो है बर्तन की भांति है, इसे जितना मांजोगे उतना चमकेगा, ठीक है दोस्तों। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि दोस्तों जितना मेहनत कर सकें आप उतना मेहनत करते रहिए। पढ़ना इम्पॉर्टेंट है, पढ़ना इम्पॉर्टेंट है, लेकिन पढ़ने से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है प्रैक्टिस करना, ठीक है। पढ़ने से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है प्रैक्टिस करना। तो कम से कम दोस्तों आप लोग 8 से 10 घंटा पढ़िए, ठीक है। 8 से 10 घंटा पढ़िए। इतना प्रैक्टिस कर दीजिए, इतना प्रैक्टिस कर दीजिए ना, कि परीक्षा में बैठने के बाद ना कि आपको लगे कि मेरा सिलेक्शन कोई रोक नहीं सकता, ठीक है दोस्तों। बाकी आप लोग मेहनत करते रहेंगे तो हम लोग आपको मेहनत कराते रहेंगे, ठीक है। बस आप लोग लगे रहिए, हम लोग आपको पूरा मेहनत के साथ आपको मेहनत कराएंगे दोस्तों, ठीक है। बस आप लोग लगे रहिए, ठीक है। अब आगे देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 12 आपके सामने आ रहा है। कह रहा है किसके इलाज में कीमोथेरेपी का प्रयोग किया जाता है। प्रश्न है किसके इलाज में कीमोथेरेपी का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो हेपेटाइटिस, कैंसर, आर्थराइटिस, एड्स, आपको बताना है कि इसमें कौन सा ऑप्शन सही है। तो मैं आपको 5 सेकंड के लिए टाइम दे रहा हूं। आप 5 सेकंड के लिए जो है सोचिए और विचार करके बताइए इसमें कौन सा ऑप्शन सही है, कमेंट करके। तो मैं 5 सेकंड के लिए आपको टाइम दे रहा हूं, आप बताइए। शुरू में थोड़ा पहला अच्छा गया, तो इसमें बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। 5 सेकंड हो गया दोस्तों। अब मैं बताता हूं कि इसमें कौन सा ऑप्शन सही है। कीमोथेरेपी का प्रयोग जो होता है कैंसर के लिए होता है। किसके लिए होता है? कैंसर के लिए होता है। कैंसर जो होता है ये बहुत एक घातक बीमारी है। कैंसर क्या है? कैंसर एक बहुत एक घातक बीमारी है, जिसको हो जाती है तो उसका इलाज ऐसा नहीं कि नामुमकिन है, मुमकिन भी है। इसका इलाज होता है, लोग ठीक भी हो जाते हैं, लेकिन बीमारी बहुत घातक है ये कैंसर। तो कीमोथेरेपी का जो प्रयोग होता है कैंसर के लिए किया जाता है, ठीक है। और एड्स जान ही रहे हैं, ठीक है। एड्स जो है 1 दिसंबर को मनाया जाता है। प्रश्न बनता है एड्स दिवस कब मनाया जाता है? 1 दिसंबर को। 1 दिसंबर को एड्स दिवस मनाया जाता है। 1 दिसंबर को एड्स दिवस मनाया जाता है।
1 दिसंबर को एड्स दिवस मनाया जाता है। ठीक है, एड्स दिवस मनाया जाता है 1 दिसंबर को। ठीक, अब देखिए आगे नंबर आ रहा है 13 नंबर। बताइए आप क्या है? कहते हैं कि सफलता उन्हीं को मिलती है जो कठिन मेहनत करता है। ठीक है, टाइम पास करने से सफलता नहीं मिलती है। जब तक आप दिलो दिमाग से मेहनत नहीं करेंगे, पागल नहीं हो जाएंगे। सफलता पाने के लिए दोस्तों पागल होना पड़ता है। ठीक है, जब तक आप पागल नहीं हो जाएंगे, दीवाना नहीं हो जाएंगे, तब तक जो है सफलता नहीं मिलेगी। डॉक्टर कुमार विश्वास सही कहते हैं, कोई दीवाना कहता है तो कोई पागल समझता है। ठीक है, तो उसी तरह बनना है दोस्तों। जब तक लोग आपको दीवाना ना कहने लगें, पागल ना कहने लगें, ठीक है, तब तक समझ जाना कि हम जो है सही मार्ग पे नहीं जा रहे हैं। ठीक है, तो दोस्तों अपने टारगेट के प्रति, अपने लक्ष्य के प्रति एकदम दीवाना हो जाओ, पागल हो जाओ। ठीक है, जब तक सफलता न मिल जाए। और जिस दिन आपको सफलता मिल जाएगी ना, तो उसी दिन देखना कि लोग जो आपको पागल दीवाना कहेंगे, वही लोग आपको एक महान पुरुष कहने लगेंगे कि लड़का बहुत टैलेंटेड था, बहुत विद्वान था, बहुत तेज था, तभी आज वो सिलेक्शन पाया है। ठीक है, तो पढ़ाई के साथ साथ ऐसा नहीं कि आप जो है कुछ नहीं करिए, पढ़ाई के साथ साथ आप इंजॉयमेंट भी लीजिए, अर्थात आनंद भी लीजिए, टहलिए, घूमने जाइए, पिक्चर भी देखिए। ठीक है, लेकिन मेहनत भी करिए। मेरा ये कहना है दोस्तों कि पिक्चर ज़रूर देखिए, हफ्ता में एक पिक्चर जो है, एक मूवी जो है ज़रूर देखिए। ठीक है दोस्तों, मूवी देखने से क्या होता है कि आपका दिमाग जो है फ्रेश हो जाता है दोस्तों, इसीलिए मूवी देखना बहुत ज़रूरी है। हफ्ता में एक मूवी आप लोग ज़रूर देख लिया करिए। ठीक है, अब आगे देखिए क्वेश्चन नंबर क्या है। कह रहा है कि दूषित जल जनित रोग है, जनित रोग नहीं है। क्या है? दूषित जल जनित रोग नहीं है। तो बताइए इसमें कौन सा ऑप्शन सही है? टाइफाइड, हैजा, पीलिया, फ्लोराइसिस। दूषित जल जनित रोग नहीं है। कौन सा दूषित जल से रोग नहीं फैलता, आपको यही चीज़ बताना है। ठीक है, तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही है? तो इसमें ऑप्शन नंबर डी सही है। क्या है? डी। दूषित जल से टाइफाइड भी होती है, हाइजा भी होती है, पीलिया भी होती है, लेकिन फ्लोराइसिस नहीं होती है। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर डी जो है सही है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए आ रहा, निम्नलिखित में से कौन सी छुआछूत बीमारी नहीं है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और मुझे जहाँ तक लगता है दोस्तों कि इसमें लगभग 60% लड़के जो है इस क्वेश्चन में गलत आंसर देंगे, गलत आंसर इसमें देंगे। मुझे जहाँ तक लगता है इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है परीक्षा की दृष्टि से, कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। जो आपके सामने क्वेश्चन नंबर दिया गया है और 4 ऑप्शन दिया गया है, तो आप लोग बहुत दिमाग से सोचिए और विचार करिए, उसके बाद तब बताइए कि इसमें कौन सा ऑप्शन सही है। तो कमेंट करके जब आप बता देंगे कि यही सही है, तो इससे मुझे जानकारी हो जाएगी कि कितने लोगों को क्वेश्चन आ रहा है और कितने लोगों को क्वेश्चन नहीं आ रहा है। तो आपके सामने ऑप्शन दिया है, तो आप बताइए अब इसमें कौन सा ऑप्शन सही है। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी सही है। क्या सही है? हिस्टीरिया। टाइफाइड जो होती है या छुआछूत से भी होती है। इन्फ्लुएंजा जो होता है छुआछूत से होती है। चेचक जो है ये भी जो है छुआछूत से होती है। ठीक है, लेकिन हिस्टोरिया जो होती है ये छुआछूत की बीमारी नहीं है। ठीक है, तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही है? इसमें ऑप्शन नंबर बी सही है। और दोस्तों मैं आपके सामने कल से जो है जीएस का कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट का ट्रिक में लेके आपके सामने आऊँगा। ठीक है, जो आपको परीक्षा में बहुत सहायता देगी। वो ट्रिक कल से मैं आपको सामने वो ट्रिक लेके आ जाऊँगा। ठीक है, आप उसको पढ़ना और उस ट्रिक को याद कर लेना। ठीक है, उससे क्या है कि आपका जीएस काफ़ी मजबूत हो जाएगा। ठीक है, मजबूत होने का तात्पर्य कि आप उसको आसान से
तरीक़ा से जो है उसको आप तैयार कर लेंगे। ठीक है, आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, कॉन्सेप्ट पढ़ना इम्पॉर्टेंट होता है, रटना भी इम्पॉर्टेंट होता है। ठीक है, और ट्रिक भी इम्पॉर्टेंट है। ट्रिक जो होती है कि लंबी चीज़ को जो है वह शॉर्ट में हमको मिल जाता है, इसीलिए ट्रिक भी इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, अब आगे देखिए, कैंसर अस्थि मज्जा के कौन से भाग को प्रभावित करता है। आपको बताना है कि कैंसर जो है अस्थि मज्जा के कौन से भाग को प्रभावित करता है। टिकोमिया, ल्यूकेमिया, ग्लूकोमिया, फिकोमिया। तो इसमें आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। तो आप बताइए इसमें कौन सा ऑप्शन सही है। जल्दबाजी में आंसर मत दीजिए दोस्तों। ठीक है, प्रश्न का हल करने का तरीका मैं आपको थोड़ा बता देता हूं कि प्रश्न कैसे हल करना चाहिए। ठीक है, तो प्रश्न हल करने का तरीका ही है कि प्रश्न जो है आप पहले ध्यान से पढ़िए, उसके शब्द को, वो क्या कह रहा है, वो क्या कहना चाहता है। उसके बाद तब आप ऑप्शन को देखिए, तब आप सोचिए, तब आप उसको उत्तर दीजिए। जल्दबाजी में आप पढ़ेंगे तो क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन अगर आप गलत कर देंगे तो आप कई हज़ार लड़कों से पीछे हो जाएंगे दोस्तों, और अगर आपका एक क्वेश्चन सही हो गया तो आप कई हज़ार लड़कों से आगे हो जाएंगे। तो इसीलिए दोस्तों क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़िए, जल्दबाजी मत करिए। ठीक है, मैंने आपको बता दिया हूँ कि टाइम को मैनेजमेंट कैसे करना है, प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस जब आप करेंगे तो आपका टाइम का मैनेजमेंट हो जाएगा। ठीक है, पढ़ना इंपॉर्टेंट है, लेकिन उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, प्रैक्टिस करना। क्या है, प्रैक्टिस करना। ठीक है, तो प्रैक्टिस की बात आ गई, क्या आ गई, प्रैक्टिस की बात आ गई। तो दोस्तों प्रैक्टिस की बात आने से मुझे एक बात याद आ गई जो मैं आपको बता दे रहा हूँ। ठीक है, उस बात के माध्यम से मैं आपको क्या देना चाहता हूँ अभी आप समझ जाएंगे। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया और भारत का मैच आ रहा था। सचिन तेंदुलकर जो है बैटिंग कर रहे थे। ऑस्ट्रेलिया और भारत का मैच आ रहा था, सचिन तेंदुलकर जो है बैटिंग कर रहे थे, और ब्राड जो था, ब्राड ऑस्ट्रेलिया का, वह जो है बॉलिंग कर रहा था। तो वह सचिन तेंदुलकर का विकेट ले लिया। सचिन तेंदुलकर का विकेट लेने के बाद, मैच ख़त्म होने के बाद, वह सचिन के पास जाता है, कहता है मुझे आपका ऑटोग्राफ चाहिए, और कहता है कि मैं आपका विकेट ले लिया हूँ, इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं। तो सचिन तेंदुलकर ने एक बहुत बड़ी बात कहा कि ये पल तेरे ज़िंदगी में अब कभी नहीं आएंगे, ये पल तेरे ज़िंदगी में कभी नहीं आएंगे। उसके बाद ब्राड और सचिन तेंदुलकर 45 बार आमने सामने हुए। कितनी बार हुए, 45 बार आमने सामने हुए, लेकिन ब्राड जो है सचिन तेंदुलकर को आउट नहीं कर सका। क्यों नहीं आउट कर सका, क्योंकि सचिन तेंदुलकर ने इतना प्रैक्टिस किया, इतना प्रैक्टिस किया कि वह ब्राड सचिन तेंदुलकर को कभी आउट नहीं कर पाया। इसीलिए दोस्तों प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जितना प्रैक्टिस करोगे समझ लीजिए कि उतना आपके लिए बेटर है। ठीक है, अब आगे देखिए, कैंसर अस्थि मज्जा के कौन से भाग को प्रभावित करता है, ल्यूकेमिया। क्या ऑप्शन इसमें सही है, 15 नंबर इसमें सही है। ठीक है, अब आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि अधिश्वेत रक्तता, अधिश्वेत रक्तता जिसको बोलते हैं इंग्लिश में ल्यूकेमिया, है एक प्रकार का। ल्यूकेमिया है, ल्यूकेमिया क्या है बताइए। इसमें अभाव का रोग है, शरीर की विकृति है, कर्क का रोग है, विषाणु जनित है, विषाणु संक्रामक है। आप बताइए इसमें कौन सा इसमें ऑप्शन सही है। तो ऑप्शन नंबर इसमें सी सही है, कर्क रोग है। क्या सही है, कर्क रोग सही है। अब क्वेश्चन नंबर 17 देखिए क्या कह रहा है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 17, कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम क्या है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो कई बार परीक्षा में पूछा गया है दोस्तों। ठीक है, या जो है आरआरबी में पूछा गया है, आरआरबी में पूछा गया है। ठीक है,
ये RRB में पूछा गया है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या सही है इसमें दोस्तों? सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या सही है? सोडियम हाइड्रोक्साइड। कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसको बोलते हैं NOH। NOH। ठीक है दोस्तों, NOH। बता रहा था कि सोडियम हाइड्रोक्साइड, कास्टिक सोडा का जो रासायनिक नाम क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड। जो इसका रासायनिक सूत्र होता है आपको मैं बता रहा हूँ, रासायनिक सूत्र इसका होता है NaOH। ठीक है, क्या होता है? NaOH इसका रासायनिक सूत्र होता है। ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड का रासायनिक सूत्र क्या होता है? NaOH। ठीक है, कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम क्या होता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, अब आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 18। नीला थोथा क्या है? नीला थोथा क्या है? कॉपर सल्फेट, कैल्शियम, आयरन, सोडियम सल्फेट। तो बताइए इसमें कौन सा ऑप्शन सही है दोस्तों? आपके सामने ऑप्शन दिया गया है, आपको बताना है कि इसमें कौन सा ऑप्शन सही है। ऑप्शन आपके सामने है। ठीक है दोस्तों, आप कमेंट करके बताइए दोस्तों कि कौन सा ऑप्शन इसमें सही है। मैंने क्या बताया कि जल्दबाजी में आंसर नहीं देना है, आंसर को आपको तब देना है जब आपको प्रश्न को बढ़िया से समझ जाएंगे, तब जो है आपको ऑप्शन बताना है कि यही ऑप्शन सही है। जल्दबाजी करेंगे तो क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा, तो इसीलिए ऐसा करना है कि क्वेश्चन आपको गलत ना होने पाए। तो नीला थोथा क्या है? यह कॉपर सल्फेट है। क्या है? कॉपर सल्फेट है। ठीक है, कॉपर सल्फेट है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 19 आपके सामने आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 19 आपके सामने आ रहा है कि CaCO3 में कार्बन का प्रतिशत कितना है? 6%, 8%, 16%, 12%। आप बताइए इसमें कौन सा ऑप्शन सही है। ऑप्शन आपके सामने है, आपको बताना है कि इसमें कौन सा ऑप्शन सही है। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? 6, 8, 16, 12। बताइए इसमें कौन सा ऑप्शन सही है। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी सही है। क्या सही है? डी। CaCO3 में कार्बन का प्रतिशत कितना होता है? 12 होता है दोस्तों। अब आगे देखिए क्वेश्चन नंबर आ गया 20। कह रहा कि हड्डियों और दांतों का मुख्य संगठक क्या है? हड्डियों और दांतों का मुख्य संगठक क्या है? ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम मैग्नीशियम, कैल्शियम नाइट्रेट, कैल्शियम फास्फेट। बताइए इसमें कौन सा ऑप्शन सही है। ऑप्शन आपके सामने है, आपको बताना है कि इसमें कौन सा ऑप्शन सही है। ठीक है, तो मैं आपको 5 सेकंड के लिए टाइम देता हूं, आप बताइए इसमें कौन सा ऑप्शन सही है। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी सही है। क्या सही है? डी, कैल्शियम फास्फेट। हड्डियों और दांतों का मुख्य संगठक क्या है? कैल्शियम फास्फेट। हड्डियों में क्या पाया जाता है? कैल्शियम पाया जाता है। ठीक है, कैल्शियम हड्डियों में पाया जाता है। ठीक है, अब आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है। कह रहा है कि हाइलोजनों में सर्वाधिक प्रभावशाली ऑक्सीकरण करता है। हाइलोजन क्या है? हाइलोजन में सर्वाधिक प्रभावशाली ऑक्सीकरण करता है। क्लोरीन है, फ्लोरीन है, आयोडीन है, ब्रोमीन है। ठीक है, आप बताइए इसमें कौन सा ऑप्शन सही है। ठीक है, आपके सामने ऑप्शन दिया गया है, आपको बताना है इसमें कौन सा ऑप्शन सही है। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन नंबर बी सही है। क्या सही है? बी सही है दोस्तों, बी नंबर इसमें सही है। क्या सही है? फ्लोरीन। फ्लोरीन जो है हाइलोजन में सर्वाधिक प्रभावशाली ऑक्सीकरण करता है। क्या है दोस्तों, बताइए आप लोग कि इसमें कौन सा ऑप्शन सही है? फ्लोरीन। ठीक है, क्या सही है? फ्लोरीन। ठीक है, अब मैं आपको फ्लोरीन का फार्मूला बता देता हूँ। ठीक है दोस्तों, आप लोग देखिए मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, ब्रोमीन क्या होता है? ब्रोमीन का होता है Br। क्या होता है? Br। ठीक है, क्लोरीन क्या होता है? Cl। ठीक है, फ्लोरीन क्या होता है? F। ठीक है,
फ्लोरीन क्या होता है, ये भी जानकारी आपको लेना जरूरी है। ठीक है, जो हाइड्रोजन में सर्वाधिक प्रभावशाली ऑक्सीकरणकर्ता क्या है, फ्लोरीन। तो फ्लोरीन का फार्मूला क्या होता है, एफ। ठीक है, एफ से जो है इसको हम दर्शाते हैं दोस्तों। ठीक है, और ब्रोमीन को Br से दर्शाते हैं, क्लोरीन को Cl से। ठीक है, अब आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 22 में संसद के दोनों सदनों के सदस्य रहे बिना कोई व्यक्ति कब तक मंत्री पद पर बना रह सकता है। ठीक है, संसद के दोनों सदनों में सदस्य रहे बिना कोई व्यक्ति कब तक मंत्री पद पर बना रह सकता है। क्वेश्चन बताइए दोस्तों, क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको सामने है, आप बताइए इसमें कौन सा ऑप्शन सही है। मैं आपको समय देता हूं 5 सेकंड के लिए। 5 सेकंड में आप सोच के बताइए कि कौन सा ऑप्शन सही है। तो इसमें बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। इसमें ऑप्शन नंबर बी सही है। ऑप्शन नंबर बी सही है। संसद के दोनों सदनों के सदस्य रहे बिना कोई व्यक्ति कब तक मंत्री पद पे रह सकता है, 6 वर्ष के लिए, 6 माह के लिए रह सकता है। कितना रह सकता है, 6 माह के लिए रह सकता है दोस्तों। ठीक है, 6 माह के लिए रह सकता है। ठीक दोस्तों, अब एक क्वेश्चन लास्ट आपके सामने है। निम्नलिखित में से किसका चुनाव निर्वाचन आयोग द्वारा नहीं किया जाता है। और मुझे पता है कि 60 नहीं 90% लोग इसको गलत करके बताएंगे। 90% बच्चे इसको गलत करके बताएंगे, मुझे पूरा विश्वास है। जो व्यक्ति बहुत सोच समझ के क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ के हल करेगा वही बता पाएगा, और जो थोड़ा सा डाइवर्ट हो जाएगा तो वो नहीं बता पाएगा। तो इसीलिए बहुत ध्यान से प्रश्न को पढ़िए और तब बताइए इसमें कौन सा ऑप्शन सही है। निम्नलिखित में से किसका चुनाव निर्वाचन आयोग द्वारा नहीं किया जाता है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, मुख्यमंत्री, इनमें से कोई नहीं। आप बताइए इसमें कौन सा ऑप्शन सही है। चुनाव निर्वाचन आयोग द्वारा राष्ट्रपति का भी किया जाता है, उपराष्ट्रपति का, मुख्यमंत्री का, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें सी नंबर सही है, मुख्यमंत्री। मुख्यमंत्री जो होता है, मुख्यमंत्री का जो चुनाव होता है यह निर्वाचन आयोग द्वारा नहीं किया जाता है दोस्तों। निर्वाचन आयोग के द्वारा मुख्यमंत्री का चुनाव नहीं किया जाता है। ठीक है, मुख्यमंत्री का चुनाव निर्वाचन आयोग के द्वारा नहीं किया जाता है। ठीक है, जिसको बोलते हैं चीफ मिनिस्टर। ठीक है, तो दोस्तों आज का सीजन कंप्लीट होता है और मैं अगला वीडियो जो है दोस्तों अब कल लेके आऊँगा आपके सामने। ठीक है, तो आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए। विजय सर आपको किस तरह से मैथ पढ़ा रहे हैं वो लोग आप लोग जान ही रहे हो। तो इसीलिए मैं यही कहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के बीच में यह वीडियो शेयर करिए और कमेंट करिए, लाइक करिए, जिससे हम जो भी वीडियो लाएं आपको मिल सके। ठीक है दोस्तों, तो अब मैं अपनी बातों को यहाँ विराम देता हूँ और मैं अगला वीडियो अब कल लेके आऊँगा दोस्तों। जय हिंद।